जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय भूपेंद्र जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, आज पत्रकार वार्ता में अपना विषय में प्रारंभ करूं, उससे पहले विगत दिनों अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी विमान के क्रैश होने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री विजय रूपाणी जी, उस विमान में यात्रा कर रहे यात्रीगण, उस विमान में कार्य कर रहे विमान के क्रू के मेंबरगण और इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मेडिकल कॉलेज के जो विद्यार्थी और स्टाफ जिनकी मृत्यु हुई, उनके प्रति प्रारंभ में अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और पूरा देश भी उन परिवारों के साथ इस दुख के और शोक के समय में उनके साथ है। तो मैं उसी श्रद्धांजलि से अपनी ये पत्रकार वार्ता शुरू करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को साइप्रस में उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडुलिफिडोस से ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के गौरव के स्तर पे उनके योगदान के लिए आज ये उनको सम्मान मिला है। और हम सब के लिए भी एक खुशी, गौरव का क्षण है कि ये उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23वां ये सम्मान मिला है। हम निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। मित्रों, मैं अब पत्रकार वार्ता के विषय पर आता हूं। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे है। और मंडल आयोग की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वीकार किया, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जस्टिस पांड्यन ने जजमेंट लिखा, तो ओबीसी कमीशन को भी टीथलेस बनाने का काम, उसको दंतविहीन बनाने का काम,
उसको कमजोर बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है 2012 में मैं पहली बार राज्यसभा का सदस्य बना था, कांग्रेस के आंध्र के सदस्य होते थे। वो सब कहा करते थे ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कांग्रेस ने बनाया है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वो संवैधानिक दर्जा देने का काम भी तभी संभव हुआ जब देश से कांग्रेस गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। तो आदमी को उसके इतिहास से तो कभी मुक्ति मिलती नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी कांग्रेस की कथनी और करनी वैसी ही है। सबसे ताजा उदाहरण जिसके लिए मैं ये पत्रकार वार्ता कर रहा हूं, अभी मैंने भूमिका ही रखी है, वो कर्नाटक का है। मैं पृष्ठभूमि और भूमिका इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का सर्वे तथाकथित उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और 2014 में हिंदुस्तान के फ्रेजाइल इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि टैक्स पेयर की मनी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके ट्रस्ट को खोया। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले ही अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट 2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं।
तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। कांग्रेस अपने इतिहास के उसी रास्ते पे चल रही है और ये कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। मैंने तो कुछ दिनों पहले एक इंडियन एक्सप्रेस का जवाब भी दिया था, जिस तरह के झूठ उन्होंने लिखे थे। और कांग्रेस ने तो वहां पे मुस्लिम आरक्षण को भी 4% से 8% कर दिया, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। तो उनकी ये जो कम्युनल अपीजमेंट की, जो सोशल जस्टिस के ऊपर राजनीति है, वो उजागर हुई है। फिर कांग्रेस बहुत तेलंगाना का टेम्पलेट करती है। ये हिंदुस्तान में ओबीसी रिजर्वेशन तो न्यूट्रल रिजर्वेशन है, फिर तेलंगाना में हिंदू बीसी और मुस्लिम बीसी कैसे आते हैं भाई? इसका मतलब डिवाइड एंड रूल करो की तो राजनीति ये इनकी है। फिर जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज का, तो वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे होगा या कांग्रेस नेताओं की विल के आधार पे होगा? मुझे तो आश्चर्य हुआ। जैसे आरक्षण के मामले में कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसे इनका सरकार चलाने का भी एक इतिहास रहा है। जब यूपीए की सरकार चलती थी तो ये कहा जाता था कि सरकार यूपीए के प्रधानमंत्री के निर्देश पे नहीं चलती, कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बेस पे चलती है। अब जो सिद्धारामैया जी कह रहे हैं कि यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, हाईकमान का निर्देश है, तो कांग्रेस को फिर वहां भी कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चला रही है। आपकी कैबिनेट का निर्देश नहीं है, आपका ऊपर से निर्देश है। तो इसका मतलब तो कांग्रेस फिर संविधानेतर संस्थाओं को चलाकर इस देश के संविधान का अपमान कर रही है। आपके मुख्यमंत्री का एडमिशन है, किसी और का एडमिशन नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कौन है भाई? जो ओबीसी को आरक्षण नहीं लेने देता, जो कास्ट सर, जो 165 करोड़ रुपए पे किसके निर्देश पे हो रहा था फिर ये? और मुझे ये लगता है कि ये सर्वे जो है, ये डिजिटल इंक्लूजन वर्सेस डिजिटल डिस्पैरिटी को दर्शा रहा है। क्योंकि डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट अलग है। वो कह रहे हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, वो इसके इंप्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो खुद ही वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हाउ विल ऑनलाइन एनरोलमेंट एंश्योर एक्यूरेसी फॉर कम्युनिटीज विथ लिमिटेड डिजिटल एक्सेस। फिर अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है। अभी तो एक अखबार में भी छपा था कि ये जो काम आप 2015 से नहीं कर पाए, 90 दिन में कैसे कर दोगे? उसमें कौन सी क्रांति आ जाएगी? फिर फंडामेंटल गैप भी कांग्रेस के रिपोर्ट में आए हैं। और इसलिए मेरा ये साफ साफ प्रश्न है, पहला, कि कर्नाटक सरकार ने पिछले जाति सर्वेक्षण पर सरकारी खजाने से
करीब 165 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसमें इतनी गलतियां थी कि यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई और अब फिर से जाति सर्वेक्षण कराने की कांग्रेस ने घोषणा करी है। सरकारी खजाने के इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने नए जाति सर्वेक्षण पर कहा, यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, यह पार्टी हाईकमान का निर्देश है। तो वहां पे कोई नई नेशनल को एडवाइजरी काउंसिल है जो मुख्यमंत्री की ऐसी बेचारगी है? फिर मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए केवल शफुगा था। मेरा प्रश्न है, विधानसभा और लोकसभा में जाति जनगणना के सर्वे वाली कांग्रेस का ये यू टर्न क्यों हो गया? आपकी ईमानदारी कहाँ है? आपकी ऑनेस्टी कहाँ है? आपका सामाजिक न्याय का कमिटमेंट कहाँ है? और मैं तो ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पिछले जाति सर्वे में तुष्टीकरण के आरोपों के दबाव में यू टर्न ले रही? क्योंकि पिछले सर्वे में कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे बड़ा वर्ग बताया 18%, जबकि 2015 में तो 12% ही थे। और मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी 2B के वर्ग में रखा। इतना ही नहीं, श्रेणी 2B का आरक्षण 4% से 8% बढ़ाने की सिफारिश की है। और वोकालिंगा और लिंगायत की आबादी को भी जानबूझकर सर्वे में ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया। और इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की ये राजनीति फिर उजागर हुई है कि इनका ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, ये इनका केवल एक राजनीतिक ढिंढोरा है जिसको जनता पूरे अच्छे तरीके से पहचान गया है। और इसने इस बात को दर्शाया है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह समाज का बंटवारा करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है। और ये तो पुराना इतिहास रहा है कि इन्होंने तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी इसी प्रकार से दबाव में बनाया है। मैं मानता हूं कि एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के अपने सैद्धांतिक और दार्शनिक मत को लेकर प्रतिबद्धता के साथ चल रही है। और आज जो कांग्रेस का भांडाफोड़ हो रहा है, जो उनकी सोच और उनकी कार्यपद्धति में बंटवारा नजर आ रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने ना अपने राज में कभी ओबीसी को न्याय दिया, ना आगे कभी देगी। उनके लिए ओबीसी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना एक नारा है और हमारे लिए ये हकीकत और प्रतिबद्धता का विषय है। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है संजय शर्मा। वो तो खुद ही अपने सर्वे से भाग गए, उनसे पूछो जी। ऐश्वर्या पालीवाल। हमने जो भी किया है पूरी तैयारी के साथ किया है, समाज के सभी वर्गों को तैयार करके किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है कभी। मोहित भट्ट। कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है, पहले भी जब कास्ट सेंसस की बात आई थी, राहुल गांधी को क्रेडिट देती थी, अभी भी वो राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है कि राहुल गांधी के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आगामी 100 साल तक भी परिवार के क्रेडिट से बाहर जा ही नहीं सकती है। यही गुलामी है 100 साल तक। ठाकुर रवि 3047 तक जो परिवार का आएगा
उसी को क्रेडिट देंगे। यही तो कांग्रेस है। ठाकुर रविंद्र सिंह। नहीं, ममता बनर्जी जी की सरकार तो पूरी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। मैं तो कुछ दिनों पहले कलकत्ता में गया भी था, और मैं तो ये मानता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी और ट्राइबल समाज के अंतिम छोर के लाभार्थ के लिए जो योजनाएं लागू होनी थी, जैसे पीएम जनमन योजना है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो अंतिम छोर पे ट्राइबल है वो लागू नहीं होने देते। विश्वकर्मा योजना है। अब विश्वकर्मा योजना में ओबीसी समाज का जो विश्वकर्मा वर्ग है, 17 जातियां हैं, और जिनके हुनर है उनके लिए वो योजना नहीं लागू करते। आयुष्मान तो करते ही नहीं है, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स में सबसे आगे रहते हैं। और ये देश का ओबीसी वर्ग ये जानता है कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट के जो भी सूत्र कोर्ट ने दिए थे उसके तो पूरी तरीके से मजाक उड़ाने का काम ममता बनर्जी ने किया। और इसलिए हंसराज अहीर जी की जो रिपोर्ट आई थी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पावर का कैसा आर्बिट्रेरी दुरुपयोग हो सकता है, वो बंगाल की सरकार है। अरुण CNN। वो लोग तो हताशा में है, देश के ये गौरव का क्षण है। न्यूज नेशन विकास चंद्रा। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटकर है। एक तस्वीर आई थी, उसको आपने भी देखा होगा कि कल लालू यादव के सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेके गई, उनके चरणों में पैर रख दिया गया, फिर बाद में उसे कोने में डाल दिया गया। इसे अपमान को लेकर बड़ा मामला चल रहा है, क्या कहें? ये निश्चित रूप से देखिए, लालू जी का राज बिहार की जनता भूली नहीं है। लालू जी के राज में सबसे ज्यादा अन्याय अति पिछड़ों और दलितों पर ही हुआ है, और आरजेडी में तो उनसे बड़ा कोई फिलोसफर है ही नहीं। वो खुद ही अपने अहंकार में इतने डूबे हुए। और ये तो वो जो दृश्य भी जो है वो यही दिखाता है कि वो उनका अहंकार है। और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है, ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा। और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और कोई? जी, अदिति टंडन। वो सरकार का निर्णय आने पे आपको सूचित किया जाएगा। सृष्टि। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अभी तक जो जातिगत जनगणना सरकार कराई थी उसमें प्रॉपर फंड्स नहीं है, तो बिना फंड्स को कैसे करा सकते हैं? कांग्रेस की तो बात आपके सबके सामने मैंने बड़े विस्तार के साथ रखी है। ये 165 करोड़ रुपए की वो जवाबदारी कौन देगा? आप पूछिए उनसे। ये तो 165 करोड़ रुपए आपने खर्च किए और फिर कहा कि हमारे को हाईकमान ने मना किया। तो सरकार आप चला रहे हो, क्या चला रहे हो? मैं आज भी कहता हूं, कांग्रेस को ना जातिगत जनगणना में रुचि थी, ना ओबीसी में रुचि है, ना पिछड़ा वर्ग में रुचि है। उनकी ये कोई सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय ही नहीं है। और मैंने उनके इतिहास को अपनी पत्रकार वार्ता में इसलिए रखा है कि उनकी जो नीति, नीयत, कथनी है और उनकी जो करनी है, दोनों अलग अलग हैं। वो कभी सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। आर्चिस मोहन। तो कर्नाटक वालों ने क्यों नहीं बनाया? उनसे पूछिए।
अन- अंतर्विरोध तो उनके अंदर ही है, जयराम रमेश के। पवन गौर, एबीपी। लगातार विपक्ष जो है भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता रहा। इस दौरान जब कई सारे छात्र जो है वो ईरान में फंसे हुए थे, तो सरकार ने संपर्क साधा, उनसे कहा कि हमारे छात्रों को रिहा करें। तो उसको लेकर ईरान की विदेश मंत्रालय का जवाब आया है कि आप लैंड बॉर्डर से आप जा सकते हैं। उसको आप किस तरह? सरकार का जो मंत्रालय है वो इस संबंध में जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको उचित रूप से बताएंगे। अनीता चौधरी। सर, क्योंकि आपने कर्नाटक को बेस बनाया है, कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे वहाँ पे किसी न किसी बहाने, चाहे वो टेंडर्स में हो, चाहे वो बाकी चीज़ों में हो, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिमों को घुसाने की कोशिश की, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है काफ़ी क्लियर है, लेकिन बावजूद इसके वो उसको नहीं मानते, एक नया रूल कर्नाटक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या बीजेपी जो है उसको लेकर के कोई मुखर आवाज़? बिल्कुल मुखर आवाज उठाएंगे हम। इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और इस खोखली पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं, जनता में जागरण करेंगे। कुमार राकेश, अंतिम सवाल है। देखिए, जिसकी करने में, काम करने में सत्यता, उसको तो देखा जाए। अब इनकी तो डिमांड थी, हमने आदर्श सर्वे किया है, तो अब इनकी तो कर्नाटक में इनकी पोल ओपन हो रही है। इनकी सारी चीजों की पोल ओपन हो रखी है और हमारा ये मानना है सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही यही है कि संविधान में दिए गए, संविधान में स्वीकृत जो भी आरक्षण की व्यवस्था है उसको जमीन तक पहुंचाएंगे। और न्यायिक तरीका भी यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को सशक्त करके सहभागिता की जाएगी। जब सभी वर्ग कहते हैं तो हम सभी वर्ग के लिए काम करते हैं, वर्ग और परिवार में अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, आदरणीय भूपेंद्र जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, आज पत्रकार वार्ता में अपना विषय में प्रारंभ करूं, उससे पहले विगत दिनों अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी विमान के क्रैश होने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री विजय रूपाणी जी, उस विमान में यात्रा कर रहे यात्रीगण, उस विमान में कार्य कर रहे विमान के क्रू के मेंबरगण और इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मेडिकल कॉलेज के जो विद्यार्थी और स्टाफ जिनकी मृत्यु हुई, उनके प्रति प्रारंभ में अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और पूरा देश भी उन परिवारों के साथ इस दुख के और शोक के समय में उनके साथ है। तो मैं उसी श्रद्धांजलि से अपनी ये पत्रकार वार्ता शुरू करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को साइप्रस में उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडुलिफिडोस से ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के गौरव के स्तर पे उनके योगदान के लिए आज ये उनको सम्मान मिला है। और हम सब के लिए भी एक खुशी, गौरव का क्षण है कि ये उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23वां ये सम्मान मिला है। हम निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है।
मित्रों, मैं अब पत्रकार वार्ता के विषय पर आता हूं। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे है। और मंडल आयोग की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वीकार किया, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जस्टिस पांड्यन ने जजमेंट लिखा, तो ओबीसी कमीशन को भी टीथलेस बनाने का काम, उसको दंतविहीन बनाने का काम, उसको कमजोर बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 2012 में मैं पहली बार राज्यसभा का सदस्य बना था। कांग्रेस के आंध्र के सदस्य होते थे, वो सब कहा करते थे ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कांग्रेस ने बनाया है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वो संवैधानिक दर्जा देने का काम भी तभी संभव हुआ जब देश से कांग्रेस गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। तो आदमी को उसके इतिहास से तो कभी मुक्ति मिलती नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी कांग्रेस की कथनी और करनी वैसी ही है। सबसे ताजा उदाहरण जिसके लिए मैं ये पत्रकार वार्ता कर रहा हूं, अभी मैंने भूमिका ही रखी है, वो कर्नाटक का है। मैं पृष्ठभूमि और भूमिका इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का सर्वे तथाकथित उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट,
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और 2014 में हिंदुस्तान के फ्रेजाइल इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि टैक्स पेयर की मनी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके ट्रस्ट को खोया। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट 2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं। तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। कांग्रेस अपने इतिहास के उसी रास्ते पे चल रही है और ये कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। मैंने तो कुछ दिनों पहले एक इंडियन एक्सप्रेस का जवाब भी दिया था जिस तरह के झूठ उन्होंने लिखे थे। और कांग्रेस ने तो वहां पे मुस्लिम आरक्षण को भी 4% से 8% कर दिया, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। तो उनकी ये जो कम्युनल अपीजमेंट की जो सोशल जस्टिस के ऊपर राजनीति है, वो उजागर हुई है। फिर कांग्रेस बहुत तेलंगाना का टेम्पलेट करती है। ये हिंदुस्तान में ओबीसी रिजर्वेशन तो न्यूट्रल रिजर्वेशन है, फिर तेलंगाना में हिंदू बीसी और मुस्लिम बीसी कैसे आते हैं भाई? इसका मतलब डिवाइड एंड रूल करो की तो राजनीति ये इनकी है। फिर जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज का, तो वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे होगा या कांग्रेस नेताओं की विल के आधार पे होगा? मुझे तो आश्चर्य हुआ, जैसे आरक्षण के मामले में कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसे इनका सरकार चलाने का भी एक इतिहास रहा है। जब यूपीए की सरकार चलती थी तो ये कहा जाता था कि सरकार यूपीए के प्रधानमंत्री के निर्देश पे नहीं चलती, कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बेस पे चलती है। अब जो सिद्धारामैया जी कह रहे हैं कि यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, हाईकमान का निर्देश है,
तो कांग्रेस को फिर वहां भी कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चला रही है? आपकी कैबिनेट का निर्देश नहीं है, आपका ऊपर से निर्देश है। तो इसका मतलब तो कांग्रेस फिर संविधानेतर संस्थाओं को चलाकर इस देश के संविधान का अपमान कर रही है। आपके मुख्यमंत्री का एडमिशन है, किसी और का एडमिशन नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कौन है भाई? जो ओबीसी को आरक्षण नहीं लेने देता, जो कास्ट जो 165 करोड़ रुपए पे किसके निर्देश पे हो रहा था फिर ये? और मुझे ये लगता है कि ये सर्वे जो है ये डिजिटल इंक्लूजन वर्सेस डिजिटल डिस्पैरिटी को दर्शा रहा है। क्योंकि डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट अलग है, वो कह रहे हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, वो इसके इंप्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो खुद ही वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हाउ विल ऑनलाइन एनरोलमेंट एंश्योर एक्यूरेसी फॉर कम्युनिटीज विथ लिमिटेड डिजिटल एक्सेस। फिर अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है। अभी तो एक अखबार में भी छपा था कि ये जो काम आप 2015 से नहीं कर पाए 90 दिन में कैसे कर दोगे? उसमें कौन सी क्रांति आ जाएगी? फिर फंडामेंटल गैप भी कांग्रेस के रिपोर्ट में आए हैं, और इसलिए मेरा ये साफ साफ प्रश्न है, पहला कि कर्नाटक सरकार ने पिछले जाति सर्वेक्षण पर सरकारी खजाने से करीब 165 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसमें इतनी गलतियां थी कि यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई, और अब फिर से जाति सर्वेक्षण कराने की कांग्रेस ने घोषणा करी है। सरकारी खजाने के इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने नए जाति सर्वेक्षण पर कहा, यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, यह पार्टी हाईकमान का निर्देश है। तो वहां पे कोई नई नेशनल को एडवाइजरी काउंसिल है जो मुख्यमंत्री की ऐसी बेचारगी है? फिर मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए केवल शफुगा था। मेरा प्रश्न है, विधानसभा और लोकसभा में जाति जनगणना के सर्वे वाली कांग्रेस का ये यू टर्न क्यों हो गया? आपकी ईमानदारी कहाँ है? आपकी ऑनेस्टी कहाँ है? आपका सामाजिक न्याय का कमिटमेंट कहाँ है? और मैं तो ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पिछले जाति सर्वे में तुष्टीकरण के आरोपों के दबाव में यू टर्न ले रही? क्योंकि पिछले सर्वे में कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे बड़ा वर्ग बताया 18%, जबकि 2015 में तो 12% ही थे। और मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी 2B के वर्ग में रखा। इतना ही नहीं, श्रेणी 2B का आरक्षण 4% से 8% बढ़ाने की सिफारिश की है। और वोकालिंगा और लिंगायत की आबादी को भी जानबूझकर सर्वे में ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया। और इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की ये राजनीति फिर उजागर हुई है कि इनका ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, ये इनका केवल एक राजनीतिक ढिंढोरा है जिसको जनता पूरे अच्छे तरीके से पहचान गया है। और इसने इस बात को दर्शाया है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह समाज का बंटवारा करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है। और ये तो पुराना इतिहास रहा है कि इन्होंने तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी इसी प्रकार से दबाव में बनाया है। मैं मानता हूं कि एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के अपने सैद्धांतिक और दार्शनिक मत को लेकर
प्रतिबद्धता के साथ चल रही है। और आज जो कांग्रेस का भांडाफोड़ हो रहा है, जो उनकी सोच और उनकी कार्यपद्धति में बंटवारा नजर आ रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने ना अपने राज में कभी ओबीसी को न्याय दिया, ना आगे कभी देगी। उनके लिए ओबीसी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना एक नारा है और हमारे लिए ये हकीकत और प्रतिबद्धता का विषय है। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। संजय शर्मा। वो तो खुद ही अपने सर्वे से भाग गए, उनसे पूछो जी। ऐश्वर्या पालीवाल। भूपेंद्र जी, ऑपोजिशन अब ये कह रहा है कि उनकी डिमांड थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कास्ट सेंसस अब करवा रही है, और ये भी कहते हैं कि आगे जाके हमने जो भी किया है पूरी तैयारी के साथ किया है, समाज के सभी वर्गों को तैयार करके किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है कभी। मोहित भट्ट। सर, कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है, पहले भी जब कास्ट सेंसस की बात आई थी, राहुल गांधी को क्रेडिट देती थी, अभी भी वो राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही थी। राहुल गांधी के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आगामी 100 साल तक भी परिवार के क्रेडिट से बाहर जा ही नहीं सकती है। यही गुलामी है 100 साल तक, ठाकुर रविंद्र 3047 तक। जो परिवार का आएगा उसी को क्रेडिट देंगे। यही तो कांग्रेस है। ठाकुर रविंद्र सिंह। नहीं, ममता बनर्जी जी की सरकार तो पूरी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। मैं तो कुछ दिनों पहले कलकत्ता में गया भी था, और मैं तो ये मानता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी और ट्राइबल समाज के अंतिम छोर के लाभार्थ के लिए जो योजनाएं लागू होनी थी, जैसे पीएम जनमन योजना है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो अंतिम छोर पे ट्राइबल है वो लागू नहीं होने देते। विश्वकर्मा योजना है। अब विश्वकर्मा योजना में ओबीसी समाज का जो विश्वकर्मा वर्ग है, 17 जातियां हैं, और जिनके हुनर है उनके लिए वो योजना नहीं लागू करते। आयुष्मान तो करते ही नहीं है, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स में सबसे आगे रहते हैं। और ये देश का ओबीसी वर्ग ये जानता है कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट के जो भी सूत्र कोर्ट ने दिए थे, उसके तो पूरी तरीके से मजाक उड़ाने का काम ममता बनर्जी ने किया। और इसलिए हंसराज अहीर जी की जो रिपोर्ट आई थी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पावर का कैसा आर्बिट्रेरी दुरुपयोग हो सकता है, वो बंगाल की सरकार है। अरुण CNN। वो लोग तो हताशा में है। देश के ये गौरव का क्षण है। न्यूज नेशन विकास चंद्रा। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटकर है। एक तस्वीर आई थी, उसको आपने भी देखा होगा कि कल लालू यादव जी के सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेके गई, उनके चरणों में ट्वेल में रख दिया गया, फिर बाद में उसे कोने में डाल दिया गया। इसी अपमान को लेकर बड़ा मामला चल रहा है, क्या करें? ये निश्चित रूप से देखिए, लालू जी का राज बिहार की जनता भूली नहीं है। लालू जी के राज में सबसे ज्यादा अन्याय अति पिछड़ों और दलितों पर ही हुआ है, और आरजेडी में तो उनसे बड़ा कोई फिलोसफर है ही नहीं। वो खुद ही अपने अहंकार में इतने डूबे हुए। और ये तो वो जो दृश्य भी जो है वो यही दिखाता है कि वे उनका अहंकार है। और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा,
सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले, ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है, ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा। और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और कोई? जी, अदिति टंडन। वो सरकार का निर्णय आने पे आपको सूचित किया जाएगा। सृष्टि। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अभी तक जो जातिगत जनगणना सरकार कराएगी उसकी प्रॉपर फंड्स नहीं है, तो बिना फंड्स को कैसे करा सकती है? कांग्रेस की तो बात आपके सबके सामने मैंने बड़े विस्तार के साथ रखी है। ये 165 करोड़ रुपए की वो जवाबदारी कौन देगा? आप पूछिए उनसे। ये तो 165 करोड़ रुपए आपने खर्च किए और फिर कहा कि हमारे को हाईकमान ने मना किया है। तो सरकार आप चला रहे हो, क्या चला रहे हो? मैं आज भी कहता हूं, कांग्रेस को ना जातिगत जनगणना में रुचि थी, ना ओबीसी में रुचि है, ना पिछड़ा वर्ग में रुचि है। उनकी ये कोई सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय ही नहीं है। और मैंने उनके इतिहास को अपनी पत्रकार वार्ता में इसलिए रखा है कि उनकी जो नीति, नीयत, कथनी है और उनकी जो करनी है, दोनों अलग अलग हैं। वो कभी सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। आशीष मोहन। तो कर्नाटक वालों ने क्यों नहीं बनाया? उनसे पूछिए। अंतर्विरोध तो उनके अंदर ही है, जयराम रमेश के। पवन गौर, एबीपी। लगातार विपक्ष जो है भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता है। इस दौरान जब कई सारे छात्र जो है वो ईरान में फंसे हुए थे, तो सरकार ने संपर्क साधा, उनसे कहा कि हमारे छात्रों को तो उसको लेकर ईरान की विदेश मंत्रालय का जवाब आया है कि आप लैंड बॉर्डर से आप जा सकते हैं। उसको आप किस तरह? सरकार का जो मंत्रालय है वो इस संबंध में जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको उचित रूप से बताएंगे। अनीता चौधरी। सर, क्योंकि आपने कर्नाटक को बेस बनाया है, कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे वहाँ पे किसी न किसी बहाने, चाहे वो टेंडर्स में हो, चाहे वो बाकी चीजों में हो, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिमों को घुसाने की कोशिश की, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है काफी क्लियर है। लेकिन बावजूद इसके वो उसको नहीं मानते, एक नया रूल कर्नाटक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या बीजेपी जो है उसको लेकर के कोई मुखर आवाज? बिल्कुल मुखर आवाज उठाएंगे। हम इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और इस खोखली पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं, जनता में जागरण करेंगे। कुमार राकेश, अंतिम सवाल है। देखिए, जिसकी करने में, काम करने में सत्यता, उसको तो देखा जाए। अब इनकी तो डिमांड थी, हमने आदर्श सर्वे किया है, तो अब इनकी तो कर्नाटक में इनकी पोल ओपन हो रही है। इनकी सारी चीजों की पोल ओपन हो रखी है। और हमारा ये मानना है, सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही यही है कि संविधान में दिए गए, संविधान में स्वीकृत जो भी आरक्षण की व्यवस्था है उसको जमीन तक पहुंचाएंगे। और न्यायिक तरीका भी यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को सशक्त करके सहभागिता की जाएगी। जब सभी वर्ग कहते हैं तो हम सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। वर्ग और परिवार में अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।